आवाज। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान के कद्दावर नेता और राज्य सरकार के मंत्री बीडी कल्ला साहब। कल्ला साहब, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल्ला साहब, एक ऐसा महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है आपके पास में, चाहे ऊर्जा हो, चाहे पानी हो या फिर आर्ट एंड कल्चर हो, जिसमें बहुत संभावनाएं हैं और बड़ी चुनौतियां भी हैं। बात मैं पानी की करना चाहूंगा। पानी भविष्य की बहुत बड़ी चुनौती और आज वर्तमान की चुनौती है। खासकर राजस्थान की बात करें, गर्मी आने वाली है, तो कुछ ऐसी प्लानिंग है सर जो ऑलरेडी हम स्टैंड कर रहे हैं? उसके अलावा भी हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की आवश्यकता है कि हाँ, भविष्य के लिए हमें ये करना है, खासकर इस गर्मियों के लिए। ये बात सही है कि जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए गर्मियों को देखते हुए हम लोग हमेशा कंटिजेंसी प्लान बनाते हैं और उसके अंतर्गत जहाँ पीने के पानी की कमी होती है वहाँ पानी टैंकरों के माध्यम से, ट्रैक्टरों के माध्यम से भिजवाते हैं। और इसके अलावा जहाँ ट्यूबवेल वगैरह खुद सकते हैं तो पहले से ही वहाँ पर नए ट्यूबवेल वगैरह बना करके कोशिश ये करते हैं कि राजस्थान के हर गांव में जहाँ हमारी सप्लाई है वहाँ पर पानी पहुँच सके। और शहरों में भी हम इसी प्रकार का प्रयत्न करते हैं। अभी पिछली गर्मियों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विधायक को 25-25 लाख रुपए इस प्रकार के प्लान के अंतर्गत दिए थे और उनको ये कहा गया था कि वो अपने अभिशंसा के आधार पर जिस गांव में, जिस शहर में, जिस कस्बे में, जिस डाणी में जो भी पानी की आपूर्ति के लिए इस रुपए का उपयोग करना चाहते हैं कर लें। और उसके अंतर्गत पूरे राजस्थान में 200 के 200 विधानसभा क्षेत्र में कार्य हुए। इसके अलावा सरफेस वाटर को भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। अभी पिछले दिनों में ही हमने ईस्टर्न राजस्थान के लिए 37,200 करोड़ रुपए की लागत से ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट बना करके भारत सरकार को भेजा हुआ है। इससे राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के तमाम गांवों में और शहरों में पीने के पानी की व्यवस्था की जा सकेगी। 2018 में जब भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए थे तब भी उन्होंने ये कहा था कि ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को हम राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करेंगे। अभी क्या स्थिति है सर उसकी? अभी हमें इंतजार है जी कि अभी तक उन्होंने इस पे अभी बजट में भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि वो नदियों को जोड़ने की बात करते हैं और सरफेस वाटर को लाने की बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान की इस परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट डिक्लेयर करेंगे ताकि पूर्वी राजस्थान के तमाम इलाकों को। समर में क्या रहेगा सर? इस बार के लिए कुछ प्लानिंग है रेडी? समर में मैंने आपको जैसा बताया हमारा कंटिजेंसी प्लान तैयार रहता है और उसके अंतर्गत जहाँ सोर्स उपलब्ध है वहाँ तो सोर्स के माध्यम से, वरना हम टैंकरों के माध्यम से, ट्रैक्टरों के माध्यम से वहाँ पर पानी की पिलाई करने के लिए पानी की आपूर्ति करते हैं। और कुछ स्थानों पर कुछ नए ट्यूबवेल, कुछ नए जो है बोरिंग करके और हम इस काम को अंजाम देते हैं। कलेक्टर्स के लिए कुछ अभी रिकमेंड? कलेक्टर्स को भी जैसे पिछली गर्मी में हमने 50-50 लाख रुपए उनके डिस्क्रिशनरी फंड के रूप में अलग से दिए थे ताकि वो जिला स्तर पर जहाँ जहाँ पीने के पानी की आपूर्ति में जहाँ भी जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये प्लान जो है आगे की गर्मियों के लिए भी रहेगा, उसी तरह से रहेगा अभी भी ना जी। जल शक्ति मंत्रालय बना और सौभाग्य है कि राजस्थान के ही उसमें कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी हैं। कुछ लग रहा है कि राजस्थान, मुझे लग रहा है कि उनके नोटिस में नहीं हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो पूरी तरह से जानते हैं। तो उसमें कुछ लग रहा है कि राजस्थान के लिए कुछ एडिशनल वो कुछ करने जा रहे हो या कुछ ऐसी प्लानिंग हो जिसमें आप लोगों के आपस में टॉक्स हो चुकी हो? देखिए 2-3 बार हमारी मंत्री स्तर की बैठक होती है जिसमें तमाम देश के पीएचडी के मिनिस्टर माननीय गजेंद्र सिंह जी के साथ बैठकर विचार विमर्श करते हैं। एक बार वे स्वयं राजस्थान में आए थे तो मैरियट होटल में उन्होंने हमसे बातचीत की तो उनके सामने एक बात हम लेके आए थे कि सन 2013 से पहले राजस्थान की पेयजल आपूर्ति के लिए जो भी योजना बनती थी उसमें 90% ग्रांट अनुदान भारत सरकार का होता था। लेकिन 2013 के बाद ये अनुदान घटकर 50% रह गया
और जल जीवन मिशन में तो मात्र 45% एड और ग्रांट जो है वो भारत सरकार दे रही है। ऐसी परिस्थिति में राजस्थान की दूरियां और राजस्थान के गांवों की विविधता, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 2/3 हिस्सा रेगिस्तान है हमारा, बाकी हिस्सा पहाड़ी है और कुछ समतल इलाका है, तो ऐसे स्थिति में गांवों की दूरी को ध्यान में रखते हुए हमको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। एक मोटे अनुमान के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता राजस्थान को है और उसमें 45% पैसा हमको मिलता है, तो हम इस योजना को आगामी 3-4 वर्षों में पूरा नहीं कर पाएंगे। अभी लेकिन 10% जी यदि राजस्थान का योगदान और 90% केंद्रीय सरकार का योगदान हो तो हमको मात्र 15,000 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, तो वो राजस्थान दे सकता है और ये जल जीवन मिशन गांव गांव और घर घर कनेक्शन कर सकता है। जी, एनर्जी को लेकर के भी सर कुसुम योजना जैसे सरकार लेकर के आई थी और अभी उसका कुछ बेनिफिट मिल पा रहा है, सोलर की ओर हम जा रहे हैं जिससे। कुसुम योजना के प्रमुख रूप से 2 कंपोनेंट जो राजस्थान ने अभी सरकार ने लागू करने की चेष्टा की है, उसमें एक तो किसान अपनी जमीन जो है वो किसी एंटरप्रेन्योर को लीज पर दे दे और वहां पर 1 या 2 मेगावाट बिजली का संयंत्र लग सके। इसकी एप्लीकेशन हमारे पास आई हुई हैं और उसको हम क्रमबद्ध तरीके से उसको लागू कर रहे हैं। लेकिन जो मोटे तौर पर किसान को सीधे फायदा देने वाली स्कीम है वो कुसुम योजना का जो सी कंपोनेंट है, जिसके अंतर्गत किसान को मान लीजिए वो 10 लाख की लागत का यदि सोलर पंप लगाता है या सोलर एनर्जी का इक्विपमेंट लगाता है तो उसमें 30% सब्सिडी राज्य सरकार दे, 30% केंद्र सरकार और 30% वो नाबार्ड अथवा कॉमर्शियल बैंक से लोन ले। 10% केवल किसान को खर्च करना पड़ेगा। यदि 5 लाख का है तो उस अनुपात में 30-30 और 30 लोन और 10% किसान का खुद का खर्चा हो। लेकिन इसके लिए जब बैंकों के पास किसान जाता है तो वो कहता है कि आप 5 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट दो, कोई ये कहता है कोलेटरल सिक्योरिटी दो। तो ये जो चीज है इससे किसान परेशान है। मैंने कल ही भारत सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री R.K. सिंह जी से बात की और उनको ये बताया कि कुसुम योजना को क्रियान्वित करने में बैंकें अड़चन पैदा कर रही हैं, किसान को कोलेटरल सिक्योरिटी के बारे में मांग कर रही है किसानों से, और इसके साथ साथ कहती है बैंकें कि आप हमारे यहाँ फिक्स डिपॉजिट रखिए। तो आप इस संबंध में वित्त मंत्री केंद्रीय सरकार की जो है सीतारमन जी, उनसे बात करके और बैंक के जो MDs हैं, चेयरमैन हैं, इनसे बातचीत करके इनको निर्देश दिलाए जाएं कि डिस्कॉम जो वो बिजली पैदा करेंगे उनको जो पैसा देंगे वो बैंकों को सीधे चुकाने का प्रयास करेंगे। राजस्थान हर कोई कहता है कि यहाँ पे सोलर एनर्जी का हब बनने जा रहा है, बना भी है, लेकिन अभी क्या आपको लगता है संतुष्ट हैं कि जो रिजल्ट्स आने चाहिए वो वैसे आ पा रहे हैं? और दूसरे विंड को लेकर भी अगर बात करें, अभी हाल ही में पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोलर एनर्जी पॉलिसी, हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी लागू की है और इधर MSME की पॉलिसी जो लागू की है, इससे काफ़ी साहसी लोग राजस्थान में आ रहे हैं। मैं खास तौर से ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान में सोलर इरेडिएशन 1,42,000 मेगावाट पैदा करने का है और अभी तक हम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी इन दोनों से लगभग 10,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि आगामी 3 वर्षों में हम 30,000 मेगावाट बिजली सोलर एनर्जी के माध्यम से पैदा करें। और इस स्थिति में हम आ जाएं कि हमारे कुछ शहर और कुछ गांव ग्रीन एनर्जी का या ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में, ग्रीन सिटी के रूप में, ग्रीन विलेज के रूप में डेवलप हो, इसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं। सर, टास्क बहुत बड़ा लिया हुआ है एनर्जी के क्षेत्र में, आपने जो भी बताया सोलर एनर्जी वाला, और अभी हम 10,000 मेगावाट कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ा गैप बहुत है। 3 साल में कैसे पूरा कर पाएंगे इसे? निश्चित रूप से टास्क बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन हमारे पास में संसाधन हैं। हमने NTPC से 5,000 मेगावाट का MOU कर लिया है। सेकी का 5,000 मेगावाट का जो हमारे पास प्रस्ताव आया वो पाइपलाइन में है, तो 10,000 मेगावाट तो यही हो जाएगी। उसके अलावा जो
प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, कंपनियां हैं, वो भी हमारे पास आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले वर्षों में हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और राजस्थान में 30,000 मेगावाट बिजली हम सोलर एनर्जी अथवा विंड एनर्जी के माध्यम से पैदा कर पाएंगे। आपके पास जो सर दोनों महत्वपूर्ण विभाग है, दोनों ही पॉलिटिकल इश्यू भी बनते हैं। विधानसभा में काफी कुछ इस पर बिजली, जैसे आपने कहा भी कि दिन में बिजली की डिमांड रहती है और रहती है, वर्षों से चली आ रही है ये। तो इसमें अड़चन क्या आ रही है कि हम दे नहीं पा रहे हैं दिन में बिजली? देखिए, दिन में बिजली की डिमांड ज़्यादा रहती है, रात को बिजली की डिमांड कम रहती है। अभी राजस्थान में लगभग ये समझिए कि 21,500 मेगावाट के करीब बिजली हमारे पास में हमारे स्वयं के संसाधनों से अथवा हम अंतर्राज्यीय जो समझौते हैं उसके आधार पर अथवा हमारे नेशनल ग्रिड से बिजली प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन पीक टाइम जब होता है, जैसे सवेरे का वक्त, शाम का वक्त, इस समय बिजली की मांग बहुत बढ़ जाती है और बढ़ जाती है तो उस समय हमको ये बारी बांधनी पड़ती है कि किसान जो हैं वो 4 शिफ्ट में पानी लेवें और उसमें दिन में हम लोग 6 घंटे और रात को 7 घंटे उनको बिजली देते हैं। लेकिन हाल ही में, जैसा मैंने अभी पूर्व में बताया था, कि हमने 15 जिलों में दिन में बिजली देना शुरू कर दिया है, रात को बिजली देना बंद कर दिया है। और इसके लिए एग्रीकल्चर फीडर की आवश्यकता होती है, सेपरेट फीडर के बिना हम ये कर नहीं सकते। तो आगामी 2 वर्षों में हम सेपरेट एग्रीकल्चर फीडर जब बना लेंगे तो तमाम राजस्थान के 33 जिलों में हम दिन में किसानों को बिजली दे पाएंगे। और बिजली क्या होता है कि रात को सरप्लस रहती है हमारे पास में राजस्थान में, कोई इसको खरीदने वाला नहीं है, कोई उपयोग करने वाला नहीं है। तो इसलिए को डाइवर्ट कर सकते हैं सर। इंडस्ट्रीज को डाइवर्ट किया है हमारे नियामक आयोग ने। इंडस्ट्रीज को रात को जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं उसकी 1 रुपये यूनिट बिजली सस्ती की है और काफी नए हम इनोवेटिव आइडियाज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश हमारी ये रहेगी कि दिन में किसानों को बिजली मिले और रात को जो है वो हमारे औद्योगिक क्षेत्रों को, दिन में भी औद्योगिक क्षेत्रों को बिजली मिलेगी, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र रात की बिजली का अधिक से अधिक उपयोग करे, ऐसी हमारी चेष्टा रहेगी। छीजत बड़ी सर चुनौती है, कैसे कम कर पाएंगे इसको? क्योंकि ये तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है और जब लोन भी लेते हैं आप वर्ल्ड बैंक से तो उसमें भी आपके सामने कंडीशंस होती हैं। छीजत निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमी को प्रभावित करती है। 1% यदि बिजली छीजत को हम कम करें तो 450 करोड़ का घाटा हमारा कम होता है। कुछ स्थानों पर और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 50% से ज्यादा छीजत आती है, तो ऐसे क्षेत्रों को हम चिन्हित कर रहे हैं। और इस सरकार के आने के बाद राजस्थान में हमने छीजत को कम करने के उपाय किए। सर, लेकिन इसमें यह कहा जाता है कि पॉलिटिकल प्रेशर भी काफी अड़चन डाल रहा है। अधिकारी भी दबी जुबान से बात कहते हैं कि वीसीआर भरने में सबसे ज्यादा परेशानी आती है हमें, वो पॉलिटिकल प्रेशर होती है। इसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वीसीआर जब भरी जाती है तो ये तो सब स्वीकार करते हैं कि एग्रीकल्चर बिजली का उपयोग हमने घरेलू बिजली के लिए अथवा कोई चक्की चलाने के लिए कर लिया, लेकिन वीसीआर बहुत ज्यादा भर ली गई। अब वीसीआर भरने के नियम जो हैं अपने आप में स्पष्ट हैं कि जो आदमी बिजली का दुरुपयोग करता है या बिजली की जैसे डायरेक्ट कोई जम्फर डाल लेता है तो उसके लिए पेनल्टीज वगैरह काफ़ी मात्रा में है। लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने ये फैसला किया कि जो व्यक्ति एग्रीकल्चर बिजली का दुरुपयोग कर रहा था या जिस पर्पज के लिए दी थी एग्रीकल्चर के लिए उसकी जगह दूसरा प्रयोग कर रहा था, उनका 50% पैसा जमा करा करके उसको फाइनल कर दिया जाए। एमनेस्टी की योजनाएं भी वक्तन वक्तन हमने चलाई है और किसानों को खासतौर से रिलीफ दी है। जी चलिए, कल्ला साहब आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला जी। कल्ला साहब, एक बात मैं जानना चाहूंगा, पूर्ववर्ती सरकार ने भी घोषणा की थी इस बात की बजट में, लेकिन मेरे अच्छे से ध्यान है कि 3-3 पत्र पूर्व बिजली राज्य मंत्री लिख चुके थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जो खरीद होती है सर स्टोर्स की, उसकी ऑडिट कभी नहीं हो पाती है। वसुंधरा जी ने बजट में अनाउंसमेंट किया था और सबने कहा था कि इसकी बड़ी आवश्यकता है। आप सर इससे कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि 5,000 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट्स, वायर्स, मीटर, बहुत सारी चीजें खरीदी जा रही हैं, उनका कोई पता नहीं हो, तो उसकी ऑडिट कभी होती ही नहीं है। तो ये आपको लगता है कि वास्तव में इसकी ऑडिट होनी चाहिए? देखिए, वक्तन वक्तन ऑडिट का प्रावधान है और कोई नहीं कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और मैं हमेशा हमारे एमडीज को और हमारे सीएमडी को, इनको सबको ये कहता रहता हूँ कि जो भी सामान खरीदा जाए आवश्यकता के अनुसार खरीदा जाए, बिना आवश्यकता के कोई सामान नहीं खरीदा जाए। जो स्टोर में सामान पड़ा है, उपयोग में नहीं आ रहा है, तो उसका ऑक्शन किया जाए। और आइंदा कितने खंभे चाहिए, कितने वायर चाहिए, कौन कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, उसकी मांग के अनुरूप ही उसकी खरीद की जाए। केवल मात्र स्टोर में डंप करने के लिए सामान को नहीं खरीदा जाए। और इसकी वक्तन वक्तन आप नियमित रूप से ऑडिटिंग वगैरह करवाएं, ताकि पता रहे कि हमारे पास में आवश्यकता से अधिक तो कहीं सामान नहीं आया है। रिपोर्ट लिए सर 2 साल में कि हाँ हमारे पास में कितना स्टॉक है और इसकी क्या पोजीशन है? हाँ, मैंने 2-3 बार हमारे जितने भी एमडीज वगैरह हैं उनसे कहा है कि आप अपनी स्टॉक पोजीशन वगैरह बताएं, तो इन्होंने इनफॉर्मली कई बार बताया है। और ये एक प्रक्रिया भी हम तय कर रहे हैं कि जो भी ऑडिटिंग वगैरह हो उसकी रिपोर्ट बाकायदा यहाँ पे हमारे पास में आनी चाहिए। जी, एक सर बिजली के घाटे को लेकर के सर मैं जानना चाहूंगा। हर सरकार के टाइम ये घाटा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि कुछ पार्ट तो वेलफेयर में आप लोग कर देते हैं। ये घाटा कैसे कम होगा सर? बिजली का घाटा इसलिए होता है, एक तो छीजत जो है वो 15% अभी नहीं है, उसके कारण से नुकसान हो रहा है। दूसरा, एग्रीकल्चरिस्ट को अभी हाल ही में हमने ये आते ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 5 वर्ष तक कृषि बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। तो किसानों को हम बिजली पैदा करते हैं, मान लीजिए 4 रुपये 90 पैसे में, 5 रुपये में, 5.25 में, और कभी कभी तो पीक टाइम पे 8-8 रुपये 9-9 रुपये यूनिट में खरीद कर उनको 90 पैसे में देते हैं। उसके कारण घाटा बढ़ जाता है। दूसरा, जो पुराने पैसे उधार लिए हुए हैं उसका ब्याज का मीटर चलता है, उससे हमारी लागत बढ़ती जाती है। और ब्याज के कारण जो है ऋणग्रस्तता की शिकार हो गई हैं कंपनियां, इसके कारण ये घाटा बढ़ रहा है। तो इसको हम कोशिश कर रहे हैं कि एक तो हमारी छीजत में हम कमी लेके आए। एक अनाउंसमेंट आपने देखा भी होगा कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये राइट दिया है कि अपनी जो कंपनियां हो उनको विनिवेश कर सकते हैं। हाँ। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या बिजली जितना घाटा है, तो क्या प्राइवेट सेक्टर की ओर भी कुछ प्लान कर रहे हैं? नहीं, प्राइवेट सेक्टर का तो अभी कोई हमारा इरादा नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के छीजत को कम करना, हमारे जितने भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उनको कम करना, अनावश्यक उपकरणों की, अनावश्यक तारों की, खंभों की खरीद ना करना, और इसके साथ साथ मितव्ययिता बरतते हुए हम कोई सॉफ्ट लोन हमको भारत सरकार दे ताकि हम अपने ऋणों को चुका दें और कम ब्याज के ऊपर ऋण मिले, उससे धीरे धीरे हम अपनी कंपनी को फायदे में ले आए। आने वाले समय में सोलर एनर्जी जो है उसका जब राजस्थान हब बन जाएगा तो हमारी जो जनरेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, और जनरेशन कॉस्ट कम होगी ना, उससे भी हमारा घाटा जो है वो धीरे धीरे लाभ की स्थिति में आएगा। जी चलिए सर, एक महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट और है आर्ट एंड कल्चर, और राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की दुनिया में छाप है सर। बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो राजस्थान की आबो हवा से कमा के खा रहे हैं, यानी कि पिक्चर्स आप देखिए, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं। आप ये देखिए साउथ की मूवीज में भी कई बार यहाँ के राजस्थान के सीन्स को लिया जाता है। सर इस ओर हम कुछ ध्यान दे रहे हैं कि राजस्थान में फिल्म प्रमोशन हो सके, या फिर यहाँ की लोकेलिटी जो है उसको हम बेहतर तरीके से सामने लेके आ सकें। देखिए, राजस्थान जो है वो अपनी कला संस्कृति के लिए बहुत ही विख्यात है, एंड वी प्रमोट टूरिज्म थ्रू कल्चर। हम अपने पर्यटन को संस्कृति के माध्यम से बढ़ावा देते हैं। राजस्थान में बर्फ और समुद्र के अलावा सब कुछ है। हमारे यहाँ बहुत बड़े किले हैं, गढ़गढ़ैयाँ हैं, हवेलियाँ हैं, और हमारी कल्चर बहुत ही रिच है। हमारे यहाँ के लोग जो हैं अतिथि देवो भव की परिकल्पना के साथ जो पावने आते हैं, बाहर से पर्यटक आते हैं, उनको
बहुत ही अच्छा उनका आवभगत करते हैं। इसके कारण से दूर दूर से लोग खींचकर राजस्थान की संस्कृति को देखने के लिए आते हैं। यहाँ का लोक संगीत, यहाँ का लोक वादन और यहाँ का लोक नृत्य मन लुभावन जैसा है। और ये कहना चाहिए कि राजस्थान में हमारी जो पुरानी मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, हमारे यहाँ की जो वास्तुकला, चित्रकला, ललित कला, मूर्ति कला, इन सब को देखने के लिए राजस्थान में पर्यटक आते हैं। और आकर के यहाँ की जो देलवाड़ा का जैन मंदिर, इसी प्रकार से आपके विभिन्न मंदिरों में हमारे यहाँ के जो अलग अलग जो स्मारक हैं, ऐतिहासिक स्मारक, उनको देख कर जाते हैं तो वो कहते हैं कि इनके मुकाबले में दूसरे स्मारक नहीं सर है। उसको हमारे यहाँ के एक तरह से कहें कि आर्ट एंड कल्चर को हम भुना नहीं पा रहे हैं, लाइक पिक्चर्स या शॉर्ट मूवीज इस तरह से कुछ करके। तो सरकार ऐसी कुछ पॉलिसी लेके आ रही, क्योंकि देखिए साउथ में है, उनका भी अपना एक एरिया है जिसको लेकर के वो पिक्चर्स बनाते हैं, लेकिन बॉलीवुड हम पे बहुत कुछ डिपेंड है। उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि राजस्थान में कभी फिल्म इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाई? राजस्थानी फिल्मों की शुरुआत शुरू में ठीक हुई थी, लेकिन पिछले वर्षों में राजस्थानी फिल्में बहुत कम बन पाई। इसलिए हम लोग राजस्थानी भाषा में बनने वाली फिल्मों के लिए एक पॉलिसी लेके आ रहे हैं और उस पॉलिसी के अंतर्गत हमारी कोशिश रहेगी कि राजस्थानी भाषा में जो फिल्में बने उनको हम ग्रांट दे सकें, और जो अच्छी फिल्में हैं, उद्देश्यपरक फिल्में हैं, उनको चयनित करके उनको कम से कम 10 लाख रुपए तक का अनुदान ऐसी फिल्मों को हम देना चाहते हैं। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि रीजनल लैंग्वेज के ऊपर जैसे अन्य प्रांतों में फिल्में बनती हैं, हमारे यहाँ राजस्थानी भाषा की फिल्में बन पाएंगी। पॉलिटिकल पार्टी अलग इश्यू है, लेकिन आप इस प्रदेश के नागरिक हैं, वो सांसद भी से, तो कभी चर्चा हुई है कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले? देखिए, सन 98 से 2003 के बीच में मैं भाषा विभाग का मंत्री था। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत थे। उन्होंने ये कहा था कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव लाया जाए। हम प्रस्ताव लाए, सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव भेज दिया। उस समय तत्कालीन जो बीजेपी की एनडीए सरकार थी, उसने उसको एक कमेटी बना करके अदर जूल में डाल दिया। वो अभी भी अदर जूल में पड़ी हुई है। मैं इस वार्ता के माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जो 15 लाख 20 लाख लोग बोली बोलते हैं, उसको भारत सरकार ने संवैधानिक मान्यता दे रखी है। तो राजस्थानी भाषा जो लगभग 15 करोड़ से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, उस भाषा को तत्काल संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि राजस्थानी भाषा को जब मान्यता मिल जाएगी तो बालिका वधू जैसी फिल्में जो राजस्थानी भाषा पर आधारित और राजस्थान की लोक कथा पर आधारित स्टोरी को इतना देखा जा सकता है टेलीविजन पर, तो मैं समझता हूं कि राजस्थानी भाषा को जब मान्यता मिलेगी तो रीजनल लैंग्वेज की फिल्में, राजस्थानी भाषा की फिल्में राजस्थान में बहुत अधिक मात्रा में बनने लगेगी और इससे राजस्थानी मजबूत होगी। जी, मैं सर एक छोटा सा आपका एक राजनीतिक सफर जो रहा, 1981 में आप मिनिस्टर बन गए थे, तब से एक बहुत बड़ा एक आपका सफर रहा है। 81 का जो दौर था जिस समय आपने राजनीति की और मिनिस्टर रहे, आज में सर क्या अंतर देख रहे हैं आप? देखिए, मैं 80 में एमएलए बना, 81 में डिप्टी मिनिस्टर बना और 82 में मुझे राज्य मंत्री का दर्जा देकर स्वतंत्र प्रभार आर्ट एंड कल्चर टूरिज्म का दिया गया। मैं राज्य मंत्री उच्च शिक्षा का और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का रहा। और उसके बाद में जब हमारा सेकंड टर्म आया तो मैं गवर्नमेंट चीफ व्हिप बना। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर 87 में संपूर्ण शिक्षा मेरे पास में रही और पब्लिक रिलेशन और पीडब्ल्यूडी मेरे पास रहे। उस समय के जो नेता थे वो बहुत कद्दावर नेता हुआ करते थे। मैं तो उस समय जिस समय मिनिस्टर बना था, डिप्टी मिनिस्टर, उस समय में 31-32 साल का था। और हमारे साथ जो मंत्री थे उसमें आपके चंदनमल जी वैद, परशुराम जी मदेरना और श्याम ब्रज सुंदर जी शर्मा, ऐसे बड़े, गुलाब सिंह जी सक्तावत, बड़े दिग्गज नेता हमारे साथ कार्यरत थे। तो एक तरीके से उनका अनुभव, के सिंह जी राठौड़, इन सब लोगों का जो एक
साथ, और उनसे हमने काफ़ी बातें, शिवचरण जी माथुर साहब, हरदेव जी जोशी, हीरालाल जी देवपुरा, किन किन के नाम बताऊं मैं, पहाड़िया जी, जगन्नाथ जी पहाड़िया, इन सब लोगों के साथ हमने उनसे काफ़ी बातें सीखी और सीख करके और उस अनुभव का लाभ राजस्थान की जनता को दिया। आपने इतने लोगों का नाम लिया और मुझे अच्छे से ध्यान है कि पहले के लोग ये नहीं देखते थे कि ये किस पार्टी के नेता हैं, उनका एक कद होता था तो उनसे सीखने की लालसा हो, चाहे भैरव सिंह जी शेखावत रहे हों, चाहे हरदेव जोशी जी हों, या दूसरी पार्टियों और भी कोई नेता, नाथुराम मिर्जा जी रहे, बहुत सारे लोग रहे। ये दौर अब है सर इस पीढ़ी के अंदर कि लोग सीखने की लालसा रखते हो? देखिए, नई पीढ़ी में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो असेंबली को बहुत कैजुअली लेते हैं जी। तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि असेंबली में सीखना चाहिए। जी बिल्कुल, कल्ला साहब एक ऐसी जीती जागती तस्वीर है जिसे कह सकते हैं कि विधानसभा और सरकार का एक संपूर्ण रूप जो होता है, ये चीफ व्हिप भी रहे हैं, डिप्टी मिनिस्टर भी रहे हैं, राज्य मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, सीएलपी लीडर भी रहे हैं और आसन को भी चेयर किया इन्होंने, और उसके अलावा राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। एक बहुत लंबा सफर है और समय की जो हमारी बाउंडेशन है उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ रोकना चाहेंगे। कल्ला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इतना समय आपने दिया और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।